हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई आज की क्लास में हम हिस्ट्री की जो लेक्चर में हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का फोर्थ यहाँ पे फेज़ हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम 3 फेजेस ऑलरेडी जो है भारतीय राष्ट्रीय जो आपका आंदोलन है उसके 3 फेजेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो भाई हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके आप उन 3 फेजेस को यहाँ पे देख सकते हो। तो आज की क्लास में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका चतुर्थ जो है चरण पढ़ेंगे। और ये जो चतुर्थ जो चरण है, फोर्थ जो फेज़, इसको कहा जाता है भाई गांधीवादी युग। ठीक है, तो गांधी से रिलेटेड जो है यहाँ पे चीज़ें होंगी और गांधीवादी युग यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महात्मा गांधी हैं, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, कौन कौन से आंदोलन इन्होंने किए थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था और इनको बापू जो है कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी इनको कहा जाता है। तो फादर ऑफ नेशन कौन कहलाते हैं भाई, हमारे राष्ट्रपिता ये मोहनदास करमचंद गांधी कहलाते हैं। 3 इनके हथियार थे। 3 कौन कौन से थे भाई, ये सत्य हमेशा बोलते थे, अहिंसा का जो है मार्ग हमेशा ये चुनते थे, कभी हिंसा नहीं करते थे। दूसरा जो है ये सत्याग्रह है बहुत ज़्यादा करते थे, मतलब धरना प्रदर्शन यहाँ पे कह सकते हैं। तो 3 इनके जो है जीवन के हथियार रहे हैं, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को होता है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। तो भाई गुजरात में इनका जन्म होता है पोरबंदर नामक स्थान पर 1869 में। 2 अक्टूबर को आप सभी जानते हैं कि गांधी जयंती बनाई जाती है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को बनाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके जो पिता का नाम क्या था, इनका पिता का नाम था भाई करमचंद गांधी, इनके पिता का नाम था। ठीक है, और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का। ठीक है भाई, तो करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था, इनकी माता का नाम था पुतली बाई। और जो करमचंद गांधी है, इनके जो पिता का नाम था, ये पोरबंदर में भाई राजकोट और बीकानेर के यहाँ पे दीवान हुआ करते थे। ठीक है, तो पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के ये दीवान हुआ करते थे करमचंद गांधी, और इनकी माता का नाम पुतली बाई था। अगर हम बात करें इनकी पत्नी का इनकी पत्नी का नाम क्या था और इनके सन जो है कितने थे, तो इनकी पत्नी जो है का नाम था कस्तूरबा गांधी, और इनके 4 सन हुआ करते थे जिनका नाम था भाई हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, तो ये 4 इनके पुत्र थे। इनका एक 5वां पुत्र भी था जो इन्होंने अपने एक 5वां पुत्र को उपाधि दी थी जिसका नाम था जमना लाल बजाज। ठीक है, तो गांधी ने अपना 5वां पुत्र की उपाधि किसे दी थी भाई, जमना लाल बजाज को दी थी। हालांकि इसके जो सन कितने थे भाई, 4 थे, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और यहाँ पे देवदास। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो एजुकेशन जो 1889 से लेकर 1891 में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जो है जाते हैं और यहाँ से बैरिस्ट्री यहाँ पे पास करके लौट आते हैं। 1889 से 91 तक ये भाई इंग्लैंड जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। लॉ की जो प्रैक्टिस, वकालत शुरू करते हैं भाई बॉम्बे, राजकोट में ये करते हैं वकालत शुरू। वकालत में ये अच्छी उपलब्धि यहाँ पे हासिल नहीं कर पाए। तो 1893 ईस्वी में जो है इंडियन मुस्लिम एक जो आपके थे ये भारतीय मुसलमान ही थे जिनका नाम था भाई दादा अब्दुल्ला। इसका केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जो है जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है भाई किस भारतीय जो है मुस्लिम का केस लड़ने के लिए 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं। तो दादा अब्दुल्ला जो है का केस लड़ने के लिए जाते हैं भाई साउथ अफ्रीका में। और वहाँ पे जब ये साउथ अफ्रीका में जाते हैं, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जब ये जाते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट घटना जो है इनके साथ घटित होती है, रेल योजना। जब ये रेल जो है ट्रेन से जब अपनी ट्रैवलिंग कर रहे थे, रेल से यात्रा कर रहे थे, तो उस दौरान क्या होता है कि गांधी जी हैं इनको ट्रेन से उठाकर जो है बाहर फेंक दिया जाता है। ये ट्रेन जो आपकी डरबन से प्रिक्टोरिया जो जा रही थी, और इसमें जो गांधी जी फर्स्ट क्लास बोगी प्रथम श्रेणी के डब्बे में जो है बैठे थे, और प्रथम श्रेणी के डब्बे से गांधी जी को नीचे उतार दिया जाता है भाई, कहाँ पे भाई, मैरिटसबर्ग स्टेशन से। तो यहाँ पे जो प्रथम श्रेणी के डिब्बे से गांधी जी को नीचे कौन से स्टेशन से उतारा जाता है भाई, मैरिटसबर्ग स्टेशन से उतारा जाता है। और इनको यहाँ पे क्योंकि उस टाइम जो है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद जो है कि यहाँ पे जो चल रहा था, रंग भेद जो है ज़्यादा चल रहा था। आप सभी जानते हैं कि ये जो है मतलब काला और गोरा जो है
इसी को ही रंग भेद कहा जाता है भाई, तू काला मैं गोरा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है रंग भेद जो है की नीति के कारण भाई इनको यहाँ पे जो है ट्रेन से उठाकर भाई मतलब फेंक दिया था बाहर, क्योंकि ये भारतीय थे, काला जो है इनको मतलब कहा गया। तो गांधी ने रंग भेद विरोधी आंदोलन के जो है खिलाफ फिर बाद में आवाज़ उठाई। ठीक है, तो जो आंदोलन यहाँ पे इन्होंने किया, ठीक है, तो 1906 में क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका में एक कानून लाया जाता है जिसका जो है नाम है भाई एशियाटिक पंजीकरण अधिनियम। एशियाटिक पंजीकरण अधिनियम 1906 में आपका ये आता है, और इसमें क्या होता है कि जो पूरे एशिया के जितने भी देश हैं, जिसमें हमारा प्यारा भारत भी आता है, ठीक है, तो उसके लोगों का पंजीकरण करना जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश से जो है पहले पंजीकरण करवाना यहाँ पे था, रजिस्ट्रेशन करवाना था एशिया के लोगों का। ठीक है, तो ये जो 1906 में ये भाई पंजीकरण कराना ज़रूरी होता था, ये सिर्फ एशिया के लोगों के लिए किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें जो एशियाटिक पंजीकरण जो एक्ट है, इसका विरोध करते हुए दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहली बार सत्याग्रह का उपयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। तो सबसे पहले सत्याग्रह का उपयोग महात्मा गांधी ने कहाँ पे किया था भाई? दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। जो आपका ये जो इसका विरोध करते हुए एशियाटिक जो पंजीकरण जो एक्ट था, इसका विरोध करते हुए सबसे पहले सत्याग्रह का जो है उपयोग इन्होंने यहाँ पे किया, और इसी के खिलाफ गांधी जी ने डिसओबीडेंस मूवमेंट अवज्ञा जो है आंदोलन गांधी जी ने अफ्रीका में चलाया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसी एशियाटिक पंजीकरण एक्ट के खिलाफ ही भाई इन्होंने जो है डिसओबीडेंस मूवमेंट यहाँ पे अफ्रीका में चलाया। और गांधी जी को सत्याग्रह करने की प्रेरणा जो है कहाँ से मिली? भाई आप सभी जानते हैं गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत सारे सत्याग्रह किए, तो इस सत्याग्रह करने की जो प्रेरणा जो है गांधी जी में कहाँ से आई थी भाई? एक बुक थी जिसका नाम था द सिविल डिसओबीडेंस। इसी बुक के राइटर हुआ करते थे हेनरी डेविड थारो। ठीक है, तो इसी बुक से जो भाई इसको प्रेरणा मिली सत्याग्रह करने की, द सिविल डिसओबीडेंस। ठीक है, और जो ये बुक जो आपकी इम्पोर्टेंट है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, द सिविल डिसओबीडेंस बुक है, इससे प्रेरणा जो है गांधी जी को सत्याग्रह की मिली। और इस बुक को किसने लिखा था? हेनरी डेविड थारो ने। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। तो यहाँ पे अगर हम आगे देखें, भारत में गांधी जी ने 3 प्रकार के सत्याग्रह किए। तो सत्याग्रह की बात आ जाती है तो 3 प्रकार के कौन कौन से सत्याग्रह भारत में आकर किए? हालांकि दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला सत्याग्रह इन्होंने किया, और फिर उसके बाद में 3 सत्याग्रह भारत में इन्होंने किए। सबसे पहले जो है नॉन कॉरपोरेशन जो है मूवमेंट इन्होंने किया। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में भारत में किया। फिर उसके बाद में डिसओबीडेंस मूवमेंट यहाँ पे करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 34 तक आपका ये चलता है। ठीक है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो 3 जो है सत्याग्रह में से तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसको इंडिविजुअल सत्याग्रह बोलते हैं भाई, 1940 में किया। तो ये 3 इम्पोर्टेंट सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने भारत में किए भाई। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 34, और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई फिर आगे जो 1894 में गांधी जी द्वारा नटाल भारतीय कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई यहाँ पे। नटाल भारतीय की जो है नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की भाई साउथ अफ्रीका में। कब की थी? 1894 में साउथ अफ्रीका में गांधी जी द्वारा टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना की गई। और फिर आगे चलकर यही टोल्स्टॉय जो फोरम है वो गांधी आश्रम कहलाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गांधी आश्रम कहलाता है टोल्स्टॉय जो फॉर्म, और इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने ही की थी भाई। साउथ अफ्रीका में आपका ये पड़ता है। ठीक है, 1894 में ये इम्पोर्टेंट जो है काम इन्होंने किया। और नटाल भारतीय कांग्रेस की जो है स्थापना भी इन्होंने की 1894 में। बात करते हैं कि फिर 1904 में इम्पोर्टेंट काम होता है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे जो डरबन में गांधी जी द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, और फिर यही जो फिनिक्स आश्रम आगे चलकर भाई आपका 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट जो है आपका बन जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। 1904 में दक्षिण अफ्रीका डरबन में, दक्षिण अफ्रीका का डरबन नामक जो शहर है भाई, यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम बनाया था।
और फिनिक्स आश्रम की जो है स्थापना करवाई थी। और यही फिनिक्स आश्रम फिर आगे चलकर 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट जो है आपका बनता है। ठीक है भाई, तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे किए जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आपका चल रहा था, तो भाई 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत अपने वतन लौट आते हैं और बम्बई बंदरगाह पर ये जो है आपके आते हैं। ठीक है भाई, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो महात्मा गांधी जी कब आते हैं भाई? भारत दक्षिण अफ्रीका से लौटकर 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को इसी डेट को भाई जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, तो इसी जो है डेट को भाई प्रवासी भारतीय जो है दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को हमारे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आपके यहाँ पे भारत में आए थे, और कौन से बंदरगाह पे आए थे भाई? ये आपके बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फिर जैसे इसके बाद में जो बॉम्बे बंदरगाह जो है पे आए, फिर उसके बाद में अहमदाबाद जो है पहुँचे। अहमदाबाद आप सभी जानते हैं गुजरात में जो है ये पैदा हुए थे, और पोरबंदर में, और अहमदाबाद पहुँचे और यहाँ पर एक मकान इन्होंने किराए पर लिया श्री जीवन लाल बैरिस्टर से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अहमदाबाद में जो यहाँ पे रहे श्री जीवन लाल बैरिस्टर से, और फिर उसके बाद में 25 मई 1915 गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, साबरमती आश्रम की स्थापना जो है महात्मा गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में कब की जाती है भाई? 25 मई 1915 को यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो जनवरी 1915 में तो आ ही जाते हैं ये, फिर उसके बाद में मई जो है कि आते आते 25 मई 1915 को ये साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं अहमदाबाद में। और इसकी स्थापना पहले सत्याग्रह आश्रम से की थी। तो भाई यहाँ पे इसकी जो स्थापना है पहले सत्याग्रह आश्रम के रूप में की थी, और बाद में फिर यही आगे चलकर साबरमती आश्रम जो है आपका बन जाता है। ठीक है, तो 1900 तो गांधी जी ने भाई सत्याग्रह आश्रम के रूप में इन्होंने जो है ये इसकी स्थापना की थी साबरमती आश्रम की, बाद में यह साबरमती आश्रम बनता है ये। ठीक है, तो 25 मई 1915 की डेट आपको ध्यान में रखना है। अहमदाबाद में आपका ये पड़ता है साबरमती आश्रम। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे गांधी जी के जो राजनीतिक जो पॉलिटिशियन जो है गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे भाई गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के जो है गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने ही कहा था कि भाई आप 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण कीजिए और भारत की दशा इस समय क्या है वो जाकर देखिए। ठीक है, तो गांधी जी भारत में सबसे पहला जो आंदोलन जो है वो कौन सा होता है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, ये भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में आता है। गांधी जी का भारत में सबसे पहला जो आंदोलन होता है वो चंपारण जो है सत्याग्रह होता है, और ये कब होता है? 1917 में होता है। बिहार के चंपारण नामक जो है स्थान पर चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में किया जाता है भाई। ठीक है, तो नील की खेती को लेकर इस प्रकार से इम्पोर्टेंट जो है पहला ये भारत में जो है सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी जी का माना जाता है भारत में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 में। आज़ादी के कुछ ही समय बाद गांधी जी की राजनीतिक हत्या फिर बाद में की जाती है, आप सभी जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद होता है, और उसके कुछ समय के बाद ही भाई मतलब 1948 में 30 जनवरी 1948 में मतलब इनकी राजनीतिक हत्या जिसको हम असैसिनेशन बोलते हैं, ठीक है, गोली मारकर इनकी करवा दी जाती है। और जो मुख्य रूप से जो अभियुक्त थे, मुख्य रूप से जो अपराधी थे, ठीक है, तो इसमें एक नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे इनके द्वारा जो है साजिश रचकर भाई इन्होंने जो है यहाँ पे गोली मारी महात्मा गांधी को। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को जो इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगले जो आंदोलन प्रसिद्ध जो आंदोलन थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगले साल फिर जो आपके ये जो थे नाना आप्टे और नाथूराम गोडसे अगले ही साल 1948 में 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की जो है मृत्यु मतलब इन्होंने की, गांधी जी की जो है हत्या इन्होंने की। और उसके बाद में अगले ही साल 15 नवंबर 1949 को भाई इनको फांसी दे दी गई दोनों को। ठीक है, तो नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे को फांसी कब हुई भाई? 15 नवंबर 1949 को। ठीक है,
गांधी जी के प्रसिद्ध आंदोलन की बात अगर हम करें तो ये सभी प्रसिद्ध आंदोलन हम भाई वन बाय वन डिटेल में देखेंगे, कहाँ पर हुआ, किस रीज़न से हुआ, ठीक है, और यहाँ पे सारे देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसने जो भारत में जो आंदोलन किया, चंपारण सत्याग्रह बिहार में, ठीक है, बिहार के चंपारण नामक स्थान पर 1917 में किया। दूसरा इनका जो है खेड़ा आंदोलन जो है गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर 1918 में किया, और 1918 में ही अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन इन्होंने किया। इसके बाद में खिलाफत आंदोलन आप सभी जानते हैं 1919 में यहाँ पे किया, ठीक है, रोल्ट एक्ट के यहाँ पे विरोध में। इसके बाद में जो है असहयोग आंदोलन यहाँ पे किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में। संविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किया जाता है 1930 से जो है 34 तक ये आपका चलता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये करते हैं 1940 में, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ये प्रमुख आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं भाई 1919 के रोल्ट एक्ट जो है भाई वो क्या था, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप सभी जानते हैं कि रोल्ट एक्ट जो है 1919 में आपका ये हुआ। ये रोल्ट एक्ट आपका क्या है भाई 1919 में आपका आता है। तो 1917 में सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में रोल्ट आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे रोल्ट आयोग का गठन जो है कब किया गया था भाई 1917 में ही। 1919 से 2 साल पहले 1917 में सिडनी रोल्ट आपके एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में रोल्ट आयोग यहाँ पे बनाया जाता है। तो सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में रोल्ट आयोग यहाँ पे इसका गठन होता है 1917 में, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था। इस रोल्ट आयोग का, इस रोल्ट एक्ट का जो मुख्य रूप से जो लक्ष्य था, भारत में जो बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियाँ और जो हिंसात्मक जो घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाना था, ठीक है भाई। तो 1919 का जो रोल्ट एक्ट है इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियाँ और हिंसात्मक घटनाओं पर अंकुश लगाना था। और इसकी अध्यक्षता भाई जो है किसने की थी, सिडनी रोल्ट ने। और यहाँ पे इसका जो गठन जो है कब किया जाता है 1917 में। तो इसी जो है रोल्ट एक्ट के तहत, तो रोल्ट एक्ट ये क्या था भाई, इसको कहा जाता है, भारतीयों ने जो है इसको काला कानून कहा है। तो भारतीयों ने इस रोल्ट एक्ट को काला कानून क्यों कहा है भाई, क्योंकि ये बिना किसी दलील, बिना किसी अपील, बिना किसी वकील का कानून जो है आपका था, इसलिए जो है इसको काला कानून कहा जाता है। और इसी के विरोध में जो है 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल हुई थी, ठीक है भाई। इस रोल्ट एक्ट जो आपका 1917 में इसका गठन हुआ, और इसी के विरोध में क्योंकि ये बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का काला कानून था, और इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल होती है। अंग्रेज़ जानते थे कि भाई गांधी जी के कहने पर पूरे देश में हड़ताल हुई है, तो अंग्रेज़ों ने गांधी जी पर पंजाब और दिल्ली जो है जाने पर यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, कि भाई आप पंजाब और दिल्ली यहाँ पे नहीं जा सकते। तो 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में यहाँ पे हड़ताल हुई इसके विरोध में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में क्या होता है भाई, अगले जो है नेक्स्ट 2 दिन बाद 6 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी की गिरफ़्तारी भाई हरियाणा में जाते हैं, और पलवल नामक स्थान से जो है, पलवल डिस्ट्रिक्ट आप सभी जानते हैं हरियाणा में, पलवल जो है डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे गिरफ़्तार इनको किया गया और इनको बम्बई भेज दिया गया। तो भारत में जो है इनकी जो ये पहली गिरफ़्तारी होती है भाई पलवल नामक स्थान पर, और इनको बम्बई भेज दिया जाता है। 8 अप्रैल 1919 को इनकी गिरफ़्तारी होती है हरियाणा में। और गांधी जी की गिरफ़्तारी पर 9 अप्रैल 1919 में अमृतसर में एक जुलूस निकाला जाता है। तो भाई 8 अप्रैल को इनकी गिरफ़्तारी होती है, अगले ही जो है दिन भाई 9 अप्रैल को पूरे जो है अमृतसर में एक जुलूस निकाला जाता है इनकी गिरफ़्तारी के जो है के लिए, क्योंकि इनकी गिरफ़्तारी कर ली थी इसलिए जुलूस निकाला गया। और इस आंदोलन के दौरान जो है अंग्रेज़ों द्वारा 2 लीडर को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो 2 लीडर कौन थे भाई यहाँ पे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू। तो ये इन दोनों लीडर्स को यहाँ पे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और इसी की गिरफ़्तारी के विरोध में फिर भारी संख्या में लोग भाई अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर इकट्ठा हुए। और वहीं पर फिर क्या होता है कि जनरल डायर नाम के एक व्यक्ति थे भाई अंग्रेज़ ठीक है, और जनरल डायर जो है वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर उसने ताबड़ जो है तोड़ गोली बरसाने के आदेश दे दिए।
तो ये जो है भाई 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इसमें हज़ारों लोगों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं। ठीक है, हज़ारों भारतीय इसमें मारे जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ होता है भाई? अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, तो ये हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी जानते हैं 1919 में होता है। और ये कब होता है भाई? 13 अप्रैल 1919 की डेट को यहाँ पे होता है। और बैसाखी का जो है दिन था, उस दिन अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर में जो है ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 150 पुलिसकर्मियों के साथ जो है जनरल डायर यहाँ पे पहुँचा था और वहाँ पर कर्फ्यू जो है चल रहा था इस स्थान पर, जिसमें लोगों का इकट्ठा होना पूरी तरीके से प्रतिबंध था। तो भाई क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को गोलीबारी के आदेश जनरल डायर दे देते हैं, जिसमें 1000 से लोग अधिक यहाँ पे मारे जाते हैं। और इसी का जोर विरोध करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, अपनी उपाधि जो अंग्रेज़ों ने दी थी नाइटहुड की, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड कहा जाता था, अंग्रेज़ों ने ये उपाधि दी थी। तो अंग्रेज़ों ने ये उपाधि जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि भाई त्याग दी थी नाइटहुड की। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड की किस जो है मतलब यहाँ पे किस लिए त्याग दी थी, क्योंकि यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके कारण। तो अगला यहाँ पे 1 अक्टूबर 1919 को फिर एक हंटर समिति बनाई जाती है। भाई क्यों बनाई जाती है 1 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति? जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसी की खोजबीन के लिए बनाई गई थी। और इसमें जनरल डायर है उसको निलंबित कर इंग्लैंड भेज दिया जाता है और अंग्रेज़ों द्वारा जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। ठीक है भाई, तो आप सभी जानते हैं कि हंटर समिति 1 अक्टूबर 1919 को यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसकी खोजबीन के लिए बनाई गई थी। ठीक है, और इसी बात का जो है बदला लेने के लिए जो है शहीद उधम सिंह, हमारे जो आप सभी जानते हैं हरियाणा के, 1942 में लंदन में जाकर जनरल डायर की हत्या की। इसने इस घटना में अपने परिवार को खोया था। ठीक है, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड उसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, तो उसमें से जो शहीद उधम सिंह थे उसका भी जो है परिवार भाई ख़त्म हो गया था। तो इस बात का बदला लेने के लिए 1942 में लंदन में जाकर जनरल डायर की हत्या ये कर देते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो आंदोलन हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन 1919 में आपका ये होता है। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन यहाँ पे 1919 में किस प्रकार से होता है आप सभी जानते हैं कि भाई तुर्की का जो सुल्तान एक हुआ करता था। ठीक है, इस्लाम जगत का खलीफा हुआ करता था। तुर्की का सुल्तान क्या होता था भाई? इस्लाम जगत का खलीफा होता था। और इस्लाम धर्म में सबसे बड़े जो गुरु जो धर्म गुरु थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब हुआ करते थे और उसी के उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाता था भाई? खलीफा कहा जाता था। ठीक है, तो तुर्की का सुल्तान इस्लाम जगत का खलीफा हुआ करता था। तो क्या होता है कि भाई 1914 में आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। ठीक है, तो तुर्की ने किसका साथ दिया था भाई? जर्मनी का साथ दिया था 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में। तो तुर्की का सुल्तान ब्रिटेन के ख़िलाफ़ यहाँ पे हो गया था। ठीक है, तो तुर्की का सुल्तान क्या हो गया था? ब्रिटेन के ख़िलाफ़ हो गया और ब्रिटेन से तुर्की ने बैर यहाँ पे मोल ले लिया। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की को कई भागों में बांट दिया और वहाँ पर जो उस्मानिया साम्राज्य चल रहा था तुर्की में उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। और भारतीय मुसलमान जो है ये की भावनाओं को यहाँ पे जो है ठेस पहुँचा, क्योंकि आप सभी जानते हैं भाई ये खलीफा जो है इनके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तुर्की का सुल्तान इस्लाम जगत का जो है खलीफा होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारतीय मुसलमान हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची इससे। तो 1919 में गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ दिल्ली बुलाया, जिसका उद्देश्य था खिलाफत पर सम्मेलन करना। और जुलाई 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे वही कराची में होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे है ये, जुलाई 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होता है भाई? कराची में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मौलाना मोहम्मद अली करते हैं।
ठीक है। तो कराची जो है में आपका ये अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन होता है। मौलाना अब्दुल अली इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, जुलाई 1921 में। और खिलाफत आंदोलन का जो प्रस्ताव जो है पारित यहाँ पे किया गया। और इसी सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली ने कहा कि भाई आज से एक मुसलमान का सेना में भर्ती होना हराम है, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें यहाँ पे आई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो आंदोलन इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे भाई, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ठीक है भाई। तो 1920 से 22 तक आपका चलता है असहयोग आंदोलन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि शुरू कब होता है असहयोग आंदोलन भाई, एक अगस्त 1920 को जो है स्टार्ट होता है और ख़त्म जो है असहयोग आंदोलन होता है भाई 12 फरवरी 1922 को। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था असहयोग आंदोलन का, खिलाफत के प्रश्नों पर एक उचित जो है हल मिल सके हमें। और दूसरा यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रताड़ित लोगों को न्याय जो है यहाँ पे मिल सके। तीसरा स्वराज की जो है प्राप्ति यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल था, ठीक है, स्वराज प्राप्ति। तो कांग्रेस के कलकत्ता जो अधिवेशन जो आपका हुआ, जो विशेष अधिवेशन हम इसको कहते हैं, कांग्रेस से कलकत्ता अधिवेशन 1920, जिसमें सबसे पहले जो है प्रपोजल यहाँ पे दिया गया, ठीक है, सबसे पहले जो है प्रस्ताव यहाँ पे दिया गया था। इसमें क्या हुआ कि लेकिन कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन जो आपका 1920 में असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी और उसकी ऑफिशियल यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो आपका 1920 में हुआ उसमें असहयोग आंदोलन की पुष्टि यहाँ पे की गई थी ऑफिशियली। और इसके प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस यहाँ पे छोड़ने वाले जो नेता थे कौन थे, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और विपिन चंद्र पाल, ये कांग्रेस को भाई छोड़ देते हैं, ठीक है। और इस आंदोलन के सकारात्मक जो पहलू की अगर हम बात करें तो इसमें जो सकारात्मक जो पहलू इसी के तहत राष्ट्रीय विद्यालयों, पंचायती अदालतों की जो है स्थापना जो है करना। दूसरा, स्वदेशी जो वस्तु है उनका अपनाना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। चरखा एवं खादी का जो है विकास करना। हिंदू मुस्लिम एकता को जो है मजबूत करना। अस्पृश्यता जो है को दूर करना। भारत के लिए 1 करोड़ रुपए के कोष को तैयार करना। ये मुख्य रूप से इसके उद्देश्य रहे भाई जो असहयोग आंदोलन के। लेकिन जो असहयोग आंदोलन है उसके नकारात्मक जो है पहलू क्या रहे यहाँ पे, ठीक है, वो हम देख लेते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो इसके नकारात्मक जो पहलू हैं भाई, एक तो यहाँ पे विदेशी उपाधियों एवं पदों का हमने त्याग कर दिया। सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सव जो है फेस्टिवल्स हैं उनका बहिष्कार किया। स्वदेशी वस्तुओं का यहाँ पे बहिष्कार किया गया। और सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतों का बहिष्कार कर दिया गया। अंग्रेज़ों द्वारा आयोजित चुनावों का बहिष्कार किया और अंग्रेज़ी सेना में भर्ती का बहिष्कार यहाँ पे किया गया। ये कुछ नेगेटिव जो है पहलू थे हमारे असहयोग आंदोलन के भाई। तो यहाँ पे हमने देखा कि वकालत का परित्याग करने वाले इसमें जो मुख्य रूप से कौन कौन से यहाँ पे नेता थे, तो इसमें भाई आपके चित्तरंजन दास थे, 2 नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, और 2 पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, ठीक है। तो ये इन्होंने वकालत यहाँ पे छोड़ दी थी। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट थे। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो यहाँ पे कांड हम पढ़ते हैं, चोरी चोरा नामक जो है कांड, जो कि कब होता है भाई 1922 में, 5 फरवरी 1922 को ये आपका होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई चोरी चोरा जो है घटना, चोरी चोरा कांड 1922 में क्यों होता है ये हम देख लेते हैं। 5 फरवरी 1922 को हुआ और कहाँ पे होता है भाई, यूपी के गोरखपुर में। तो क्या होता है कि भाई 4 फरवरी से एक दिन पहले क्या होता है कि एक असहयोग जो है जुलूस यहाँ पे निकाला जा रहा था और चोरी चोरा नामक जो है स्थान पे, ठीक है, जिसका नेतृत्व जो है भगवान अहीर जो आपका भूतपूर्व सैनिक नेता इसके द्वारा किया जा रहा था। ये भूतपूर्व सैनिक थे भगवान अहीर, इनके द्वारा चोरी चोरा नामक स्थान पे जो कि आपका यूपी के गोरखपुर में था, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा रहा था, इनके द्वारा जो है एक जुलूस निकाला जा रहा था, असहयोग जुलूस निकाला जा रहा था और इसके जमकर जो है यहाँ पे पिटाई कर दी जाती है और पुलिस द्वारा इसको हिरासत में ले लिया जाता है।
तो भाई इसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप फिर अगले ही दिन 5 फरवरी 1922 को क्या होता है कि भाई चौरी चौरा जो है पुलिस जो स्टेशन है, चौरी चौरा जो पुलिस चौकी है वहाँ पर आग लगा दी जाती है। ठीक है, जो भीड़ होती है उसके द्वारा आग लगा दी जाती है इस पुलिस स्टेशन में। और यहाँ पर फिर क्या होता है कि इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जो है मारे जाते हैं आग के द्वारा, और इसी को ही चौरी चौरा कांड कहा जाता है। तो फिर बाद में इस घटना के बाद में भाई 170 लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय इसके द्वारा जो है भाई 151 लोगों की फांसी है उसको माफ़ करवा दिया गया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 19 लोगों को ही फांसी हुई। लेकिन इस घटना के गांधी जी है वो सख्त खिलाफ थे भाई, क्योंकि वो हमेशा अहिंसा के मार्ग पे चलते थे। तो यहाँ पे हिंसा इतनी बड़ी हो गई थी तो हमेशा ही अहिंसा का वो सारा लेते थे। तो भाई तो फिर क्या किया तो यहाँ पर 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो आप सभी जानते हैं 1920 में स्टार्ट किया था और यहाँ पे 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया महात्मा गांधी जी ने। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी पर ही आरोप लगा दिया और गांधी को इस घटना का जिम्मेदार ठहरा दिया, चौरी चौरा जो घटना हुई थी उसका। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि भाई 10 मार्च 1922 को गांधी जी को फिर 6 वर्ष की कारावास सुना दिया जाता है। ठीक है, अगले ही महीने। और लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण उन्हें फिर बाद में 5 फरवरी 1924 को रिहा भी कर दिया जाता है। और 1924 में बेलगांव में आपका कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता जो है करने वाले कौन थे भाई, महात्मा गांधी ही थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है कि बेलगांव का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसने की थी, और एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने महात्मा गांधी ने। कब की थी? 1924 में की थी भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि 1923 में स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना आपकी हुई, कहाँ पे हुई भाई? ये स्वराज्य पार्टी की स्थापना कहाँ पे होती है? स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो है ये आपके इलाहाबाद में मार्च 1923 में आपकी होती है। ठीक है, और इसकी जो है स्थापना कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है 1923 में भाई? इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आता है। क्या उद्देश्य था स्वराज पार्टी की स्थापना का भाई? भारत को स्वराज्य दिलाना। ठीक है, तो इसके नाम से ही है आपका कि भाई भारत को स्वराज दिलाना, सेल्फ रूल और केंद्रीय विधायिका में सम्मिलित होकर असहयोग को यहाँ पे जो है सफल बनाना। ठीक है, जो आपका असहयोग आंदोलन उसको सफल बनाना, केंद्रीय सेंटर में जो लेजिस्लेचर है उसमें सम्मिलित होकर असहयोग को सफल बनाना, ब्रिटिश नीतियों का यहाँ पे विरोध करना, ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं उनका विरोध करना, ये मुख्य रूप से जो है इस स्वराज पार्टी की जो है स्थापना का उद्देश्य रहा। नेक्स्ट यहाँ पर 1923 में कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन, इसमें स्वराज्य पार्टी को मान्यता यहाँ पे दे दी गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वराज्य पार्टी को मान्यता जो है कब दी गई भाई? 1923 का जो आपका कांग्रेस का दिल्ली का अधिवेशन हुआ, तो दिल्ली के अधिवेशन में इनको जो है भाई पार्टी को मान्यता मिली। और इसका जो प्रेसिडेंट भाई कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो प्रेसिडेंट कौन बना भाई? यहाँ पे इसकी जो अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यहाँ पे की। ठीक है, तो 1923 का कांग्रेस का जो दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो भैया आज गला ख़राब है थोड़ा सा, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 1923 में ही एक यूनियनिस्ट पार्टी बनती है और आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के आपके ये थे इस पार्टी को बनाने वाले। उस टाइम हरियाणा पंजाब आपका एक ही होता था। तो पंजाब में एक यूनियनिस्ट जो पार्टी का गठन जो है 1923 में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सर चौधरी जो है छोटू राम के द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य क्या था यूनियनिस्ट पार्टी का? इसका उद्देश्य था कृषकों के हितों की रक्षा करना और अंग्रेजी जो है शोषण से बचाना। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन। साइमन जो है आयोग की बात करेंगे। साइमन जो है आयोग, इसका गठन कब होता है भाई? 1927 में इसका होता है। कहाँ पर होता है? लंदन में। ठीक है, तो 8 नवंबर 1927 में लंदन में इसका गठन होता है साइमन कमीशन का।
और इस साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे भाई? टोटल 7 सदस्य थे। और ये सातों के सातों कौन थे भाई? अंग्रेज़ी थे। इसमें कोई भी एक व्यक्ति भी जो है इसमें भारतीय नहीं था। और इसकी अध्यक्षता जो है, चेयरमैनशिप जो है साइमन कमीशन की किसने की थी? जॉन साइमन ने। ठीक है, भारतीयों ने इसे एक वाइट कमीशन कहा। ठीक है, भारतीयों ने इसको क्या कहा? वाइट कमीशन। सारे के सारे जो है, क्योंकि इसमें सातों के सातों जो सदस्य ब्रिटिशर्स थे, कोई भी भाई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसको भाई विरोध किया। ठीक है, कांग्रेस ये चाहती थी जब प्रांतों में द्वैध शासन की समीक्षा की जाए तो उसमें कम से कम एक तो भारतीय होना चाहिए, क्योंकि द्वैध शासन भी फिरंगियों द्वारा आपका ये लाया गया था। आप सभी जानते हैं कि द्वैध शासन है वो भी फिरंगियों के द्वारा लाया गया था। फिरंगे ही यहाँ पे अब रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट पेश जो है वो फिरंगियों के द्वारा लंदन में की जाएगी और फिरंगियों के द्वारा ही जो है यहाँ पे उस रिपोर्ट को यहाँ पे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो फिरंगियों द्वारा ही रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा। उसमें भारतीयों के इन्वॉल्वमेंट मतलब तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब सारे के सारे जो है यहाँ पे जो अंग्रेज़ी ही होंगे, अंग्रेज़ी व्यक्ति होंगे, भारतीय तो इसमें एक भी है नहीं। तो इसी वजह से जो है भाई इस रोल्ट एक्ट का विरोध किया गया था। और भारतीयों ने कहा जो आपने रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है, समीक्षा करने के लिए, उसमें पूरी तरीके से जो है ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे, पारदर्शिता यहाँ पे नहीं है। और इस बात को लेकर विवाद हुआ और कांग्रेस ने और भारत के ज़्यादातर दलों ने इसका विरोध किया। ठीक है, इसका विरोध किया भाई, साइमन कमीशन का विरोध किया कांग्रेस ने भी और जो है सभी ने, कि भाई हमारी मांग है कि इसमें मिनिमम कम से कम एक तो भारतीय हो। बट जो यहाँ पे लॉर्ड इरविन ने ऐसे होने नहीं दिया भाई, कोई भी जो है इसमें भारतीय नहीं था। तो आप सभी जानते हैं कि 1930 में जो लॉर्ड इरविन ही आपके वायसराय थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन आप सभी जानते हैं कि 1927 में इसका गठन हुआ। नवंबर 1927 में 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन कहाँ पे आता है भाई? भारत में आता है। तो भारत में कहाँ पे? बम्बई में। तो भारत में साइमन कमीशन कब आया? 3 फरवरी 1928 को बम्बई आता है। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन में इसका पूर्ण बहिष्कार किया गया। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता भाई की डॉक्टर अंसारी ने। तो जो कांग्रेस का मद्रास का अधिवेशन था उसमें इस साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया और इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर अंसारी ने की। स्वागत जो है इसका काले झंडों से किया गया। हड़ताल करके जो है साइमन कमीशन का जो है स्वागत किया गया। इसका विरोध किया गया बम्बई व पूरे भारत में जो है इसका विरोध किया गया और नारे लगाए गए कि भाई साइमन कमीशन है वो वापस जाओ। ठीक है, और यहाँ पे जो लखनऊ में जो है साइमन कमीशन का विरोध यहाँ पे भाई क्या गोविंद वल्लभ पंत ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। ठीक है, और इसके अलावा जो लाहौर है उसमें लाला लाजपत राय ने जो है इसका विरोध किया और वहाँ पे भाई लाहौर में लेफ्टिनेंट जो है स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया और इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है भाई। और इस दिन लेफ्टिनेंट स्कॉट को ही मारने हमारे क्रांतिकारी यहाँ पे जाते हैं, लेकिन उस दिन पुलिस चौकी से स्कॉट की बजाय यहाँ पे सैंडर्स के बाहर आने की सैंडर्स यहाँ पे भाई बाहर आए और उसकी हत्या यहाँ पे कर दी जाती है। साइमन कमीशन द्वारा लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की गई भाई 27 मई 1930 को। ठीक है भाई, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि साइमन कमीशन द्वारा लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट यहाँ पे कब पेश की गई। तो साइमन कमीशन जो है लंदन में आपका ये रिपोर्ट यहाँ पे पेश की गई भाई 27 मई 1930 को। ठीक है, तो ये डेट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। साइमन कमीशन का जो है वेलकम हालांकि किसने किया भारत में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। यूनिस जो पार्टी जो है उन्होंने किया था, जो चौधरी छोटू राम वाली थी। और इसके अलावा मोहम्मद जो है सफ़ी ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीग्स। ठीक है, तो मोहम्मद साफ़ी ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीग ने भी इसका स्वागत किया था साइमन कमीशन का। अगला जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो देखेंगे हम, नेहरू रिपोर्ट जो है आपकी 1928 में जो है भाई पेश की गई थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें भारत का जो है सचिव कौन था? तो लॉर्ड बर्कनहेड थे। ठीक है, तो लॉर्ड बर्कनहेड जो भारत के सचिव थे भाई। ठीक है, तो बर्कनहेड द्वारा कांग्रेस को एक चैलेंज दिया गया कि भाई आप एक संविधान बना के दिखाइए
जो सर्वमान्य हो, मतलब जिस पर सभी जो है राजनीतिक दल जो है स्वीकृति दे दें, सारे जो है सहमत हो जाए, ऐसा एक बना के दिखा दूँ। तो ये चैलेंज दिया मोतीलाल नेहरू को बरकन हेड ने। तो दिल्ली में भाई फिर क्या हुआ कि 28 फरवरी 1928 को सर्वदलीय बैठक बनाई गई और इसमें जो है कुल 29 राजनीतिक यहाँ पे दल थे। ठीक है, तो दिल्ली में 28 फरवरी 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन जो है यहाँ पे बैठक बनाई गई, सर्वदलीय बैठक, और इसमें 29 राजनीतिक दल थे और इसमें एक कमेटी बनाई गई जिसमें कुल मिलाकर 10 सदस्य थे भाई। एक कमेटी भी बनाई गई और इसमें 10 सदस्य थे कमेटी में, और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो सर्वदलीय बैठक जो है इसमें यहाँ पे हुई और 29 राजनीतिक दल थे इसमें 28 फरवरी 1928 को, और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष भाई बनाए गए। तो यहाँ पे जो इनके द्वारा जो एक ड्राफ्ट जो है तैयार किया गया, एक प्रारूप यहाँ पे तैयार किया गया मोतीलाल नेहरू और तेज़ बहादुर जो है सफ़रों के द्वारा एक ड्राफ्ट बनाया गया। ठीक है भाई, एक यहाँ पे ड्राफ्ट बनाया गया मोतीलाल नेहरू और तेज़ बहादुर सफ़रों के द्वारा। तो यहाँ पे तेज़ बहादुर सफ़रों और मोतीलाल नेहरू है, इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया यहाँ पे। ठीक है भाई, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू इन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जिसको नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे कहते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे प्रेजेंट की गई भाई मोतीलाल नेहरू के द्वारा 10 अगस्त 1928 को, और ये आपकी लखनऊ में पेश की गई। और 28 अगस्त 1928 को सभी राजनीतिक दलों ने इसको स्वीकार कर लिया था। तो जितने भी राजनीतिक दल थे भाई सभी ने स्वीकार कर लिया 28 अगस्त तक 1928 को। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट आपकी ये पेश कब की गई? ये भाई 10 अगस्त 1928 को पेश की गई, लेकिन 28 तारीख तक सभी राजनीतिक दल इसको भाई स्वीकार जो है करने के लिए राज़ी हो गए। ठीक है, तो इसमें वो प्रोविज़न्स लिखे थे जिससे भारत का शासन चलाया जा सके। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि भाई भारत का शासन चलाया जा सके, वो इसमें यहाँ पे प्रोविज़न्स, वो उपबंध यहाँ पे जो है किए गए थे। इसमें मोतीलाल नेहरू ने 19 फंडामेंटल राइट जो हमारे मतलब 19 यहाँ पे मौलिक अधिकार यहाँ पे लिखे थे, सारे के सारे राजनीतिक दलों द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इकलौते एक भाई मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने साइन नहीं किए। ठीक है, तो इन्होंने साइन नहीं किए और इसने कहा कि भाई ये रिपोर्ट पूरी तरीके से मुस्लिम विरोधी है, इसमें मुसलमानों के लिए कोई यहाँ पे प्रावधान, कोई प्रोविज़न्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कोई प्रावधान या राहत नहीं है। तो इस प्रकार से भाई इकलौता ये बस जाता है। और वहाँ पे बरकन बर्थ ने चैलेंज दिया था कि भाई आप यहाँ पे सभी राजनीतिक दलों को यहाँ पे स्वीकार कर ले। ठीक है, ऐसा एक यहाँ पे ड्राफ्ट यहाँ पे तैयार करके दिखा दीजिए। तो लॉर्ड बरकन हेड ने जो चैलेंज दिया था वो हम भाई पूरा नहीं कर पाए। तो भाई नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट जो है यहाँ पे कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट है उसको भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट, क्योंकि हमारे संविधान में अधिकतर जो प्रोविज़न्स है वो यहीं से ही उठाए गए हैं, आप सभी ये जानते हैं। तो नेहरू जो रिपोर्ट की जो सिफारिश से यहाँ पे क्या क्या मांगे थी इसमें, तो इसमें इन्होंने मांग की भाई अंग्रेज़ों से कि भाई भारत को एक अधिराज्य डोमिनेंट जो है स्टेट जो उसका दर्जा दिया जाए। दूसरा यहाँ पे प्रांतों का द्वैध शासन उसको समाप्त किया जाए। तीसरा यहाँ पे वायसराय केवल संवैधानिक प्रमुख हो जैसा कि ब्रिटेन में होता है। चौथा यहाँ पे भारत एक संघ हो और जिसकी केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंटर जैसे जिस प्रकार से सेंटर में हमारे 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से यहाँ पे इन्होंने भी कहा कि भाई भारत एक संघ हो और उसमें केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय हो। भारतीयों को मौलिक अधिकार यहाँ पे दिए जाएं और वयस्क मताधिकार दिया जाए 21 ईयर पर, और भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाए। भारत में भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। तो ये भी भाई नेहरू रिपोर्ट में लिखा था कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हो भारत में। लेकिन सारे के सारे पॉइंट्स में कहीं पर भी यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं लिखी थी। कांग्रेस के युवा थे, उनको ये रिपोर्ट भाई पसंद नहीं आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमें जो है डोमिनियन स्टेट जो है नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण राज्य चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए भाई? पूर्ण राज्य चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए।
तो यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने फिर एक अलग से ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनाई, अखिल भारतीय युवा जो है कांग्रेस बनाई, ठीक है, इसकी स्थापना की। तो इम्पोर्टेंट है, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की। दूसरा, यहाँ पे जो कांग्रेस दो दलों में यहाँ पे बटी, एक और यहाँ पे मोतीलाल नेहरू वाली जिसको वरिष्ठ यहाँ पे कहते हैं, और एक दूसरी यहाँ पे युवा जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे इसके अध्यक्ष थे युवा वाले के। तो यहाँ पे जो ये खिलाफ थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये जो है पूर्ण स्वराज्य चाहते थे, डोमिनियन स्टेट ये नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे दो जो है दलों में कांग्रेस यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज्य का नारा 1929 यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भाई आपका होता है। तो इम्पोर्टेंट है भाई ये, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। इसमें पूर्ण स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। पूर्ण स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया इसमें, ठीक है भाई, कि भाई पूर्ण स्वराज्य ही हमें चाहिए, एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन जो है यहाँ पे किया जाए, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज्य के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और फिर उसके बाद में 31 दिसंबर 1929, इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेट है भाई, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को इसी की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर यहाँ पे नया तिरंगा फहराया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये फहराया गया था, और स्वतंत्रता की यहाँ पे घोषणा की गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके द्वारा जो झंडा भाई मध्य रात्रि रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा बनाया गया पूर्ण स्वराज्य दिवस, ठीक है। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य दिवस जो है कब बनाया भाई? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया भाई। ये इम्पोर्टेंट और ख़ास डेट है भाई, 26 जनवरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे कि भाई सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो आपका द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आपका 1930 में, और सबसे महत्वपूर्ण जो है रीज़न यहाँ पे क्या था? मार्च 1930 में लॉर्ड डार्विन यहाँ पे लॉर्ड इरविन जो आपके होते हैं को एक पत्र लिखा गया गांधी जी द्वारा, और गांधी जी द्वारा इस पत्र में 11 मांगे यहाँ पे की गई, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका मुख्य रूप से होने का जो रीज़न क्या था, क्यों हुआ था ये मूवमेंट, क्यों हुआ था ये आंदोलन, तो उसका रीज़न यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई। मार्च 1930 में क्या होता है कि लॉर्ड इरविन को एक पत्र यहाँ पे गांधी जी भेजते हैं, और उसमें 11 मांगे वो चाहते हैं कि भाई हमारी 11 मांगे हैं ये मानी जाए। सबसे पहला जो है गांधी जी ने कहा कि भाई लगाव में 50% की कमी की जाए, सेना का खर्च में 50% की कमी की जाए, आयात शुल्क जो है भाई उसको कम किया जाए, और विदेशी वस्तुओं का आयात कम किया जाए, नशीली पदार्थों पर की जो बिक्री बंद की जाए। नेक्स्ट ये जो छठा है यहाँ पे, सिविल अफसरों के वेतन है वो कम किए जाएँ, गुप्तचर विभाग है उसको समाप्त किया जाए, भारतीयों का शस्त्र जो है रखने का अधिकार यहाँ पे रखा जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें भाई इन्होंने जोर दिया नमक कर है उसको समाप्त किया जाए। इसके अलावा 10वीं जो मांग थी, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, जितने भी उसके राजनीतिक जो बंदी हैं, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए हो। तो ये कुल 11 मांगे जो है यहाँ पर थी लॉर्ड इरविन के सामने यहाँ पे रखी गई मार्च 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसमें भारत का लॉर्ड वाइसराय कौन था भाई? लॉर्ड इरविन हुआ करता था, और लॉर्ड इरविन जो है 1926 से लेकर भाई 1931 तक यहाँ पे, ठीक है, कुल मिलाकर 5 साल तक ये भारत के वाइसराय यहाँ पे रहे। नमक कर को समाप्त करना गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के इस पत्र पर भाई ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। 11 मांगे थी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं दिया तो फिर उसने क्या किया, उसने यहाँ पे मिलने से भी मना कर दिया भाई। लॉर्ड इरविन ने ना तो पत्र पे ध्यान दिया ना ही मिले, तो फिर मजबूरन जो है गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे चलाना पड़ा। तो ये इम्पोर्टेंट रीज़न है भाई, लॉर्ड इरविन ने जो 11 जो शर्तें हैं महात्मा गांधी की उस पर ध्यान नहीं दिया, ना मिलने आए, ठीक है। तो उसी के विरोध में मजबूरन सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे गांधी जी ने यहाँ पे शुरू कर दिया। और कब से शुरू किया भाई? 12 मार्च 1930 से यहाँ पे शुरू किया यहाँ पे, ठीक है। दांडी मार्च यहाँ पे निकाला गया इनके द्वारा।
तो दांडी जो मार्च है भाई आपका, ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक आपका ये चलता है। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पे 24-25 दिन यहाँ पे ये चलता है। ठीक है, साबरमती आश्रम से जो है दांडी जो है दांडी जो है तक यहाँ पे, जहाँ पर नमक बनाया गया था भाई दांडी नामक स्थान पे, तो साबरमती आश्रम से ये शुरू किया गया और दांडी तक, और 24 दिन तक आपका चला। कुल मिलाकर इसमें 385 किलोमीटर या फिर यूँ कहीं 241 मील की जो है यहाँ पे पैदल यात्रा यहाँ पे तय की गई। और गांधी जी के साथ सेवक जो है कुल इसमें भाई 78 जो है सेवकों ने यहाँ पे भाग लिया। और 6 अप्रैल 1930 को सागर तट पर दांडी पर जाकर, दांडी नामक स्थान पर जाकर नमक बनाकर कानून की अवज्ञा की, और इसलिए इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो भाई ये जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है यहाँ पे नमक बनाकर कानून को तोड़ा, इसलिए इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। तो गांधी जी द्वारा लोगों से सिफारिश की गई कि भाई देश के हर जगह पर इस कानून को तोड़ा जाए, मीन्स नमक कानून जो है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं नमक के ऊपर भी टैक्स अंग्रेज़ों ने लगा रखा था। तो गांधी ने कहा कि भाई आप जो है टैक्स मत दो, ठीक है, और मतलब यहाँ पे विरोध करो। तो इस प्रकार से जो है पूरे देश में यहाँ पे वहाँ विदेशी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर जो है इनका बहिष्कार किया जाए। भाई विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, स्कूलों का बहिष्कार किया जाए, कॉलेज और यहाँ पे दफ्तरों का भी बहिष्कार किया जाए। सरकार को जो है टैक्स न दिया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, नशीली पदार्थों की दुकानें हैं उसके आगे विरोध किया जाए। ठीक है भाई, तो मतलब जितने भी 11 मांगे हैं उनका यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये सारा इनका था इम्पोर्टेंट। तो गांधी जी के इस तरह की जो है सिविल डिसओबीडेंस, ये गांधी जी की तरह ही भाई एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। गांधी जी की तरह ही एक सिविल जो डिसओबीडेंस सविनय अवज्ञा आंदोलन उत्तर पश्चिम भारत में हमारे खान अब्दुल जो है गफ्फार के द्वारा भी चलाया गया। इसीलिए जो है खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी यहाँ पे कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी जो है सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है इन्होंने भी उत्तर पश्चिम भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चलाया था। पहले विदेशी थे जिसको भारत रत्न यहाँ से इससे नवाजा गया है। तो भाई इंपॉर्टेंट है भाई, भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है, खान अब्दुल गफ्फार, और ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो गोलमेज जो सम्मेलन, आप सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन आपके होते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन हम पढ़ेंगे 1930, 31, 32। ठीक है, और इसमें जो यहाँ पे क्या क्या होते हैं इन गोलमेज सम्मेलन में वो हम भाई अगली क्लास में देखेंगे। आज मेरी जो है थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो अभी जो है वैसे आपकी लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो यहीं पर हम विराम देते हैं इस क्लास को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जो है आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।